हेलो बच्चों, स्वागत है आपका उदयन अकेडमी ऐप पर। मैं हूं चंचल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11वीं क्लास के लिए अकाउंटिंग 11वीं क्लास के लिए इकोनॉमिक्स। यहाँ पर अभी हम इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी करा चुके हैं। आपके जो अर्थशास्त्र है इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और इसको हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में करवाएंगे। तो ये जो क्लास है ये सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम हिंदी में क्योंकि नोट्स भी बनाने होते हैं हमें, तो यहाँ पर हम हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करेंगे रेदर देन इंग्लिश। और जो इंग्लिश मीडियम होगी उसके अंदर हम इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे रेदर देन हिंदी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस के आपके 11 के इकोनॉमिक्स का क्या क्या सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप क्या क्या चैप्टर्स है, क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपके जो 11th क्लास का जो अर्थशास्त्र है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि आपके पास दो बुक है या फिर दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, और एक इसके अंदर आपको पढ़ना है सांख्यिकी। एक आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, सांख्यिकी। एक चीज आपको याद रखनी है, इंग्लिश में बता देती हूँ, व्यष्टि का मतलब होता है माइक्रो, क्योंकि बेसिक टर्म्स तो आपको पता होनी चाहिए इंग्लिश में। और सांख्यिकी का मतलब होता है स्टैटिस्टिक। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हमारा सबसे पहला पार्ट है पार्ट 1। और सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका प्रैक्टिकल, इट इज बेस्ड ऑन थ्योरी। ये जो है मैक्सिमम इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम इसके अंदर थ्योरी है और इसके अंदर फिर आपके कुछ ग्राफ्स और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, इसके अंदर क्या होगा, सांख्यिकी के अंदर आपके मैक्सिमम जो है वो प्रैक्टिकल है, यानी कि ये जो है आपका मैक्सिमम प्रैक्टिकल बेस्ड एस्पेक्ट पर डिपेंड करता है और इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी भी है। आपके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पर आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि दोनों ही सब्जेक्ट एक है बट बुक जो है वो दोनों अलग अलग है और थोड़ा सा इनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्कुल अलग है। वैसे अर्थशास्त्र के अंदर हम बेसिकली अर्थशास्त्र से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, लेकिन जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी में हम पढ़ते हैं कि हम डेटा को अरेंज कैसे करते हैं, यानी कि जैसे आपने जनगणना देखी होगी ना, सेंसस वगैरह होते हैं, तो उसी के बेस पर उसी डाटा की कलेक्शन, उस डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो होता है वो हम इसके अंदर सांख्यिकी के अंदर पढ़ते हैं। दैट इज रिलेटेड एज संख्या से रिलेटेड जो होगा वो सांख्यिकी। और वैश्विक अर्थशास्त्र में हम बेसिकली अर्थशास्त्र के टिपिकल टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं सिंपल सी बात ये बता दूं कि वैश्विक अर्थशास्त्र में सिंपल सी बात ये आपको याद रखनी है और सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए क्या है कि इसको हम, ये जो अर्थशास्त्र है हमने इसको टू पार्ट्स में जो डिवाइडेड है, इसको अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। यानी कि जो वैश्विक अर्थशास्त्र होगी ये तो पढ़ेंगे आप चंचल मैम से, यानी कि आप ये पढ़ने वाले मुझसे, और जो आपकी सांख्यिकी है ये पढ़ाएंगे आपको तीरथ सर। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी एक ही टीचर पे थोप दिया है, जिस जिस सब्जेक्ट में जो जो अच्छा है उसको वही सब्जेक्ट दिया गया है। मैं थ्योरी में अच्छी हूँ और मुझे लगता है मैं थ्योरी ज्यादा अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, तो इसलिए आपको थ्योरी मैं कराने वाली हूँ और स्टैट में जो एक्सपर्ट है तीरथ सर आपको स्टैट कराएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ वेस्ट अर्थशास्त्र का। स्टैट का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको सर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्ट अर्थशास्त्र। दोनों की वेटेज जो है, वेस्ट और सांख्यिकी दोनों की वेटेज जो है वो बराबर है, 40 मार्क्स 40 मार्क्स। 20 मार्क्स का जो होता है वो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको क्या करना है कि आपको मैम को अच्छे से ट्रीट करना है, अपना प्रोजेक्ट अच्छे से बनाना है, क्लास में डिसिप्लिन बना के रखना है, तो वो आप 20 मार्क्स जो है वो आराम से गेन कर सकते हैं। बट बस आपको अपने टीचर के साथ जो है वो रिलेशन अच्छे रखने हैं। ठीक है, इज्जत करनी है। ठीक है, तो ये मेन है, आपको इज्जत तो वैसे भी टीचर की करनी चाहिए, मार्क्स के लिए नहीं, हमें वैसे भी टीचर की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, तो वो बेसिकली हमारे यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि टीचर को खुश रखना है। अगर आप टीचर को खुश रखोगे तो आपके जो 20 मार्क्स है वो तो कंफर्म है, और बाकी 40 मार्क्स की वेस्ट और 40 मार्क्स की स्टैट, यानी कि 100% स्कोरिंग करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्ट अर्थशास्त्र। तो वेस्ट अर्थशास्त्र जो है बेसिकली आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स बना लेते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आपका फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि वैश्विक अर्थशास्त्र के बारे में आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा कि वैश्विक अर्थशास्त्र होता क्या है। तो इसमें आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, और केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। ठीक है,
एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है। तो ये आपका बेसिक चैप्टर है जिसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वैश्विक का जो है वो आपको अर्थशास्त्र का बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि इसकी बेसिक टर्म्स क्या होती है। क्योंकि देखो हम कोई भी जब सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें उसके अंदर का सिर्फ कंटेंट पढ़ना और उसे याद करके उसे चले जाना है। जितनी भी आप पढ़ाई करते हो वो सारी की सारी आपकी जो स्टडी होती है वो कभी ना कभी आपके भविष्य में जरूर काम आती है। ठीक है, तो ये भी हमारे बहुत काम आने वाला है। तो जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्यष्टि का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होगा। आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा इकोनॉमी, इकोनॉमी से इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीजें, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, केंद्रीय समस्याएं, क्या क्या एक देश के अंदर क्या केंद्रीय समस्याएं होती हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद जो होता है सेकंड यूनिट, ये आपकी यूनिट 1 है मेन। अगर मैं देखूं तो ये आपकी यूनिट 1 है। यूनिट 2 में बेसिकली आप क्या पढ़ते हैं, यूनिट 2 में आपको जो बेसिकली आपको पढ़ना पड़ता है उपभोक्ता से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं आप। उपभोक्ता, ये पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है, उपभोक्ता सिद्धांत। इसमें आप क्या किससे रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, इसमें आप उपभोक्ता से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे। चलिए, इसमें आप उपभोक्ता से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका उपभोक्ता से रिलेटेड आप यहाँ पर क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें आप क्या क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन। ये फर्दर आपके 2 चैप्टर्स बनते हैं। उपभोक्ता संतुलन में आपके 2 चैप्टर्स बनते हैं। सबसे पहले उपयोगिता विश्लेषण, उपयोगिता विश्लेषण। उसके बाद आपका बनता है तटस्थता वक्र विश्लेषण, तटस्थता वक्र विश्लेषण। अभी समझाती हूँ, पहले मैं लिख दूं उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ सारी चीजें क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, आ जाता है मांग का सिद्धांत। उपभोक्ता सिद्धांत के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण, उपभोक्ता संतुलन तटस्थता वक्र विश्लेषण। उसके बाद हम पढ़ेंगे मांग का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मांग का सिद्धांत। इसी में एक आगे चैप्टर आता है मांग की लोच, मांग की कीमत लोच। ठीक है, तो ये बेसिकली चैप्टर्स हमारे किससे रिलेटेड है, ये हमारे उपभोक्ता से रिलेटेड है। थर्ड यूनिट पे आ जाते हैं। आपके थर्ड यूनिट किससे रिलेटेड है, तो आपके थर्ड यूनिट जो है वो बेसिकली रिलेटेड किससे है, उत्पादक। चौथी यूनिट जो है वो आपकी किससे रिलेटेड है, उत्पादक से रिलेटेड। उत्पादक से रिलेटेड का मतलब क्या है कि उत्पादक फलन क्या होता है, उत्पादक फलन और कारक के प्रतिफल। अभी ये सारी चीज समझाऊंगी, बस मैं आपको पहले लिखवा दूं उसका सिलेबस में क्या क्या आता है। उसके बाद आता है आपका लागत की अवधारणा, उसके बाद आता है आपकी आय, आय को भी हम संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे ये मांग की लोच, मांग का सिद्धांत है, वैसे वो क्या हो जाएगा, पूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, उत्पादक संतुलन, उत्पादक संतुलन पढ़ेंगे हम। जैसे यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन वैसे यहाँ पर उत्पादक संतुलन। और लास्ट हमारा आ जाता है, फोर्थ यूनिट आ जाती है हमारी, यूनिट 4 जो है इट इज रिलेटेड टू मार्केट, बाजार। ये जो है ये हमारी किससे रिलेटेड है, ये हमारी बाजार से रिलेटेड है। तो क्या क्या इसके अंदर चैप्टर्स आते हैं, तो सबसे पहला चैप्टर आता है इसका आपके अंदर बाजार के रूप। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका, बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन, और मांग व पूर्ति वक्र में खिसकाव की स्थिति। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये चीजें पढ़नी है। लेट मी चेक कि आपको विजिबल है। ओके, आपको विजिबल है, तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। चैप्टर नंबर मैं यहाँ पर नंबर डाल देती हूँ। चैप्टर नंबर 1, दिस इज चैप्टर नंबर 1, दिस इज चैप्टर नंबर 2, दिस इज चैप्टर नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड दिस इज 12। टोटल कितने चैप्टर है आपके बुक में? आपकी जो वेस्ट की बुक है उसके अंदर आपके टोटल 12 चैप्टर है। ठीक है, और यूनिट कितनी है? यूनिट अगर हम बेसिकली देखें तो यूनिट आपकी सिर्फ 4 यूनिट है। फर्स्ट इज रिलेटेड टू अर्थशास्त्र। देखो बेसिकली अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? अर्थ का मीनिंग क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है, यहां पर लिख देती हूँ, अर्थ का मतलब होता है पैसा या फिर संसाधन। ठीक है, पैसा या फिर संसाधन। और शास्त्र का मतलब क्या होता है? शास्त्र का मतलब होता है किसी गहन ज्ञान, गहन ज्ञान। अर्थशास्त्र का मतलब है पैसा या फिर संसाधन, यानी कि जो भी हमारे पास संसाधन है। संसाधन का मतलब किससे हो गया? पैसों से ही तो हो गया। तो जो हमारे पास पैसा है उसको, उसकी यूटिलाइजेशन को, गहन ज्ञान यानी कि पैसों को हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है उसके ही गहन ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जितनी भी चीजें पढ़ने वाले हैं वो सारी हम यहाँ पर आय से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, पैसों से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या आता है? व्हाट डू वी मीन बाय अर्थशास्त्र। उसके बाद आपकी अर्थव्यवस्था का क्या डेफिनेशन होता है, एक अर्थव्यवस्था के अंदर क्या केंद्रीय समस्याएं होती है। जैसे कोई एक देश होता है तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि उसके लिए, हम किसी देश के लिए क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। तो ये तो मैंने आपको जल्दी जल्दी में बताया है। तो ये सारी चीज हम जो है फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम अपने इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता सिद्धांत। उपभोक्ता सिद्धांत पे उपभोक्ता कौन होता है? जो मार्केट में जाकर एक सेलर से पैसे देकर, अपने संसाधन देकर और उससे वस्तु प्राप्त करता है अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए, यानी कि अपनी संतुष्टि के लिए। जब वो पैसों के बदले में, संसाधन के बदले में जब किसी से वस्तुएं लेता है, किससे? मतलब उत्पादक से जब वो वस्तुएं लेता है तो उसको हम बोलते हैं उपभोक्ता। ठीक है, तो उपभोक्ता में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन, यानी कि वो कौन सी स्थिति में जो होता है उपभोक्ता संतुलन में होता है। तो उसके लिए हम उसका उपयोगिता विश्लेषण, उपयोगिता विश्लेषण का मतलब है कि वो किस लेवल पे जो है वो संतुष्ट हो रहा है, उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर उपयोगिता विश्लेषण में। नेक्स्ट आ जाता है तटस्थ वक्र विश्लेषण। यहाँ पर उसकी जो जिस सिचुएशन वो एकदम फिट है, जिस सिचुएशन में उसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट है, जिस यूनिट को खरीदने में उसे सबसे ज्यादा बेनिफिट है, उस चीज को यहाँ पर ग्राफ से समझेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत क्या होता है? मांग की कीमत लोच। ये सारे चैप्टर तो जब हम पढ़ेंगे तभी डीप में समझ आएंगे। उत्पादक क्या होता है? जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है और उसको सेल करता है संसाधन लेकर, यानी कि वो बेचेगा और बदले में पैसे लेगा, वस्तु देगा और बदले में पैसे लेगा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे उत्पादक फलन। एक उत्पादक का क्या क्या फलन होता है, मतलब उसे एक उत्पादन करने के लिए किन की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे कारक के प्रतिफल, जिन कारकों को वो इस्तेमाल करता है। जैसे एक उत्पादक को क्या क्या चाहिए होता है? उसे पूंजी चाहिए होती है, कोई भी बिजनेस करने के लिए उसे पूंजी चाहिए, उसे अपनी जहां पर वो बिजनेस करेगा उसके लिए उसको भूमि चाहिए, है ना। तो ये सारे इनको बोलते हैं हम कारक, इनको क्या बोलते हैं? कारक। और इनके बदले में जो वो पैसा देता है, जैसे मान लीजिए मैंने भूमि ली, मुझे अपना घर, मुझे ट्यूशन पढ़ाना है, तो उसके लिए मैंने अपना एक लैंड लिया, एक जगह ली, और उसके बदले में मुझे क्या करना है? उसके बदले में मुझे उसको रेंट देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कारक के प्रतिफल। भूमि जो है वो हो गई कारक, और प्रतिफल जो है वो क्या हो गया? उसका किराया। नेक्स्ट आ जाता है लागत की अवधारणा, यानी कि जो मैं बना रही हूँ, जिस भी चीज की मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ उसकी कितनी लागत आ रही है, और जिस भी चीज को मैं बेच रही हूँ उससे कितनी आय आ रही है। पूर्ति का सिद्धांत, जैसे यहाँ पर मांग का सिद्धांत है, यहाँ पर पूर्ति का सिद्धांत। और उत्पादक संतुलन, कितनी यूनिट्स बेचने में या फिर किस माल को बेचने में उसको सबसे ज्यादा
ऑप्टिमम यूटिलाइज मतलब जो ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो वो आ जाता है हमारा उत्पादक संतुलन। नेक्स्ट आ जाते हैं बाजार पे। बाजार कितने तरीके का होता है, तो बाजार आपका 4 तरीके का होता है। एक अधिकार, एक अधिकारी प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, ये पूर्ण प्रतियोगिता और अल्पाधिकार, ऐसे करके आपके 4 बाजार के रूप होते हैं। तो पहला चैप्टर ये है कि वो कौन कौन से रूप होते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पूर्ण प्रतियोगिता। अभी जो हमारी यहाँ पर संडे मार्केट लगती है, मंडे मार्केट लगती है, उन मार्केट, ये पूर्ण बाजार में से, इन 4 बाजार में से कौन से रूप होता है। ये जो हमारी नॉर्मल मार्केट्स लगती हैं, उनमें से इन 4 बाजारों में से कौन सा बाजार होता है। नेक्स्ट पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन। हमारी सिचुएशन होती है 4 बाजारों में से पहली पूर्ण प्रतियोगिता है, उस पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बाजार संतुलन और मांग और पूर्ति का हिसाब, कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे खिंच सकते हैं, उनके बीच में कैसे संतुलन होता है। तो ये हमारा बेसिकली सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो इंट्रोडक्शन था, सिलेबस था, ये मैंने आपको बता दिया। अगली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थशास्त्र, ये फर्स्ट चैप्टर आपका, जिसमें हम अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और केंद्रीय समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे जो कोर्स की फीस है वो हमने बहुत कम रखी है ड्यू टू लॉकडाउन। आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, और हमें पता है कि अभी जो है इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रो अप नहीं कर पा रही है, वापस से पटरी पर आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और इस वजह से अभी किसी के पास इनकम भी नहीं है। इस वजह से हमने अपनी फीस जो है वो बहुत काफी कम करी हुई है, और ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के बाद हम बढ़ा देंगे, अभी इस साल तो यही फीस रहने वाली है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को आप जरूर शेयर करें, और तब तक के लिए, और अगली क्लास में सर आपको सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है धीरज सर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।